वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग हमारे आने वाले आईबीपीएस, आरबीआई या एसबीआई के जो भी इंटरव्यूज होते हैं, उसमें जो पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या-क्या करेंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाले सवाल और उसके जवाब से लेकर हम हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं, और जो एक सवाल कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है कि हम इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग में क्यों जा रहे हैं, साइंस या आर्ट्स पढ़ने के बाद बैंकिंग में क्यों जा रहे हैं, इससे रिलेटेड हम सवाल के जवाब जानेंगे। और कुछ ऐसी स्ट्रेंथ और वीकनेस इंडिविजुअली भी हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो वे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में बताइए। अब इसको देने का सबका अपना-अपना तरीका होता है। एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, हमारे नाम के बाद हम किस शहर से हैं, हमने क्या पढ़ाई करी है। ये प्राइमरी चीज़ है जो हमें इस इंटरव्यू के सवाल में बताना होता है। तो इसको हम देखते हैं, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मैंने आंसर ऊपर लिखा है और हिंदी में आंसर नीचे लिखा है। एक जनरलाइज्ड वे में इसको शुरू करते हैं कि जैसे मेरा नाम XYZ है या फिर XYZ है, अब नए लोग जी बोलते हैं। मेरा नाम XYZ है और मैं XYZ सिटी से हूँ। आप अपना नाम और अपने शहर का नाम बोलेंगे। मैंने क्लास 10 साल 2018 में और क्लास 12 साल 2020 में करी है। यहाँ पे आपने किस सन में, किस साल में अपनी 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा दी है, आपने अपना 10th और 12th किस ईयर में किया है, वो बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में किस सब्जेक्ट से की है। My name is XYZ and I am from XYZ city. I completed my class 10 in 2018 and class 12 in 2020 from XYZ school. स्कूल के बाद आप डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं जहां से आप हैं, यूजुअली XYZ सिटी से ही आप होंगे। I finished my graduation in ABC in 2023 from, यहाँ पे मैंने फ्रॉम नहीं लिखा है, आप अपने इंटरव्यू में आगे बोलेंगे कि आपने कौन से कॉलेज से या कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने इसलिए आंसर हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिए हैं। मैं हम लोगों की सहूलियत के लिए हिंदी वाले आंसर लेकर चलूंगा। इंग्लिश में अगर आपको इंटरव्यू देना हो पूरा तो आप इंग्लिश के आंसर दीजिएगा। इंटरव्यू में हमारी मर्जी होती है कि हम अपना आंसर हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं। जो हमारे नॉर्दर्न बेल्ट के इंटरव्यू हैं, जैसे दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ पर इंटरव्यू की लैंग्वेज आमतौर पे हिंदी ही चलती है जब तक आप खुद से इंग्लिश ना बोलें। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में आप बताइए, आप इस तरह आंसर आंसर देंगे। मेरा नाम XYZ है, मैं XYZ सिटी से हूँ। मैंने क्लास 10 साल 2018 में और क्लास 12 साल 2020 में XYZ स्कूल से पूरा किया। इसके बाद 2023 में मैंने ABC में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। आप यहाँ पे अपने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का भी नाम बता सकते हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी सारे हमारे लोग ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई में गैप आया हुआ है, या फिर ग्रेजुएशन और इंटरव्यू के बीच में गैप आया हुआ है और कोई हमने जॉब नहीं करी, हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तो इसको हम बिल्कुल ऑनेस्टली बोल देंगे, पिछले 2 सालों से या पिछले 4 सालों से मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे मेरा बैंकिंग कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा फाउंडेशन बना है। तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने तैयारी की, तैयारी करके हमने कुछ सीखा है, हमें ये भी बताना है। मैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हूँ और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जल्दी सीखकर अडेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, आप इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ेंगे। यहाँ तक तो आपने बेसिक चीजों ने बता दी ना। अब आप क्या चाहते हैं वो आपसे किस बारे में पूछे। अगर आपने कोई जॉब करी है तो पिछले 2 साल में बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ की जगह आप बोल सकते हैं मैं पिछले 2 साल से इस कंपनी में ये जॉब कर रहा हूँ, या फिर स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रही हूँ, किसी कॉलेज में काम कर रही हूँ, या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हूँ। वहाँ पे आप अपनी उस जॉब से रिलेटेड 2-3 चीज़ें बोलेंगे ताकि इंटरव्यूअर आपकी जॉब से रिलेटेड सवाल करे। बट अगर जॉब नहीं है, आप मेरी तरह एक फ्रेशर हैं, तो आप इस तरह से ही जवाब देंगे कि मैं पिछले 2 साल से बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे मेरा बैंकिंग कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा फाउंडेशन बना। जैसे ही आप यहाँ पे ये बोलेंगे, बैंकिंग कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, इन शब्द को सुनते ही आपके ऊपर 2 सवाल दर्ज किए जाएँगे। पहला, वो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं जो हमने अगले वीडियोस में आगे बताया है। दूसरा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको याद रखना है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उस दिन की सुबह की हेडलाइंस आपको पढ़नी है। फ्रंट पेज पर, किसी भी अखबार के फ्रंट पेज पर
जो भी 2-3 हेडलाइंस हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, किसी चीज़ की हो, पीएम मोदी की किसी विजिट की हो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई हो, या 1-2 दिन आगे पीछे भी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका इंटरव्यू 8 तारीख को है और 5 या 6 तारीख को आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी दी है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? ये वो शॉर्ट चीज़ें हैं जहाँ से इंटरव्यू आपके फेवर में जाएगा। तो आप आगे अपने आंसर को कंटिन्यू करेंगे कि जिससे मेरा बैंकिंग कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा फाउंडेशन बना है। मैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हूँ और नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जल्दी सीखकर अडेप्ट कर लेता हूँ। अब ये जैसे ही आपने बोला नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ से इंटरव्यूअर के दिमाग में जाएगा कि अगर इस कैंडिडेट को मैं लेता हूँ तो ये बैंकिंग को जल्दी सीख लेगा, अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि हमने ये भी बताया कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रांग है, हम नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी सीखने के लिए रेडी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं। तो जो चीजें एक बैंकर में चाहिए, उनको एक बैंक ऑफिसर में चाहिए, वो हम अपने बारे में ही उन्हें बता दे रहे हैं। हमें उन्हें ये पूछने का मौका ही नहीं देंगे कि हम आपको क्यों लें। हम पहले से ही अपने इंट्रोडक्शन में वो सब चीजें बोल देंगे जिसकी एक बैंकर में उन्हें तलाश होती है। इसके आगे हम खुद से बोलेंगे, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर मुझे स्टेबिलिटी, ग्रोथ और लोगों के साथ डायरेक्ट काम करने का सही अवसर देता है, इसलिए मैं यहाँ अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने अपने बारे में बात बताते हुए उन्हें आपने रीजन दे दिया कि क्यों आपको सिलेक्शन लेना है। आपने 2-3 साल में क्या करा, आपने अपने बैंकिंग कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग करे, आपने करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करे। इन दोनों ही चीजों को, बैंकिंग कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियोस में अपने स्ट्रॉन्ग करके देखेंगे। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि आपको उस दिन के और उससे 1-2 दिन के पहले की जो भी बड़ी न्यूज होंगी वो आपको पढ़नी होंगी। कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ये हमने अपनी स्ट्रेंथ यहीं पर उन्हें बता दी है। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जल्दी सीखकर अडेप्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। यहीं पे मैंने या फिर यहीं पे हमने अपने इंटरव्यू के अंदर अपनी स्ट्रेंथ उनके आगे बता दिया। साथ में हमने उन्हें ये भी बता दिया कि हम बैंकिंग सेक्टर क्यों आना चाहते हैं। उन्हें ये दिखना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर इंटरव्यू होते हैं, इसी सवाल के जवाब पर 50% सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाता है। तो इस सवाल को हम इसी तरह से बोलेंगे। अब एक बार मैं ये दोनों आंसर प्रॉपरली हिंदी और इंग्लिश में रीड कर देता हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए कि हमें कैसी फ्लुएंसी के साथ बोलना है। अब सवाल है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। माय नेम इज XYZ and I am from XYZ city. I completed my class 10 in 2018 and class 12 in 2020 from XYZ school. I finished my graduation in ABC in 2023 from so and so university. From the last 2 years, I have been preparing seriously for the banking exams, which has strengthened my understanding of banking concepts, current affairs, and problem solving skills. I am disciplined, consistent, and quick at adapting to new responsibilities. I believe the banking sector offers the right environment for growth, stability, and meaningful customer interaction, and I am eager to begin my career in this field. अपने बारे में बताइए। मेरा नाम XYZ है और मैं XYZ सिटी से हूँ। मैंने क्लास 10 साल 2018 में और क्लास 12 साल 2012 में XYZ स्कूल से पूरा किया। इसके बाद 2023 में मैंने ABC में ग्रेजुएशन पूरी की। पिछले 2 साल से मैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे मेरा बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा फाउंडेशन है। मैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हूँ और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जल्दी सीखकर अडेप्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर मुझे स्टेबिलिटी, ग्रोथ और लोगों के साथ डायरेक्ट काम करने का सही अवसर देता है, इसलिए मैं यहाँ अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ। तो ऐसे फ्लुएंटली हमें अपना हिंदी या फिर इंग्लिश में आंसर देना है। इस आंसर को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ और लगता है कि आपको जोड़ना है, क्योंकि जैसे बहुत सारे इंटरव्यू कैप्सूल्स हैं, इंटरव्यू के टीचर्स हैं, आप में से बहुत से लोग पहले से भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर को चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, जिससे मैंने IBPS PO के इंटरव्यू भी क्लियर किए हैं, RRB PO के इंटरव्यू भी क्लियर किए हैं, फेडरल बैंक के इंटरव्यू भी क्लियर किए हैं, LIC HFL के भी इंटरव्यू क्लियर किए हैं, और भी बहुत सारे तमाम इंटरव्यू प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के मैंने क्लियर किए हैं। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, मैंने इस तरह के आंसर बनाने की कोशिश की है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं? बैंकिंग सेक्टर में हम क्यों आना चाह रहे हैं? प्राइमरी चीज हमारी क्या है? हमें स्टेबल जॉब चाहिए, ग्रोइंग और हाईली प्रोफेशनल जॉब चाहिए। ऐसी ही जॉब चाहिए जिसमें हमें अच्छा पैसा मिले, ग्रोथ हो, स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आज जॉब करी और 4 दिन बाद हमें नौकरी से निकाल दिया। प्राइमरी चीज तो यही है। इसके अलावा बैंकिंग की अगर हम कुछ तारीफ भी करें,
तो जो सरकार को, आरबीआई को और बैंक के बड़े अधिकारियों को क्या चीजें चाहिए जो आपसे सुनना चाहते हैं? बैंकिंग का रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंट्रीब्यूशन टू ब्रिंग मोर पीपल इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ये कुछ चीजें हैं। दूसरा, कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ये वो चीजें हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो किसी भी इंटरव्यू के अच्छे, बेहतर और बढ़िया इंटरव्यू का फर्क होता है। तो इन्हीं टर्म्स को लेते हुए हम ये आंसर एक बार हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। Why do you want to join the banking sector? I want to join the banking sector because it is a stable, growing, and highly professional industry. It provides structured career progression, continuous learning, and the opportunity to interact directly with customers. Banking also plays a critical role in financial inclusion, and I want to contribute to bring more people into the formal financial system. मैं बैंकिंग सेक्टर में इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि यह एक स्टेबल और ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहां करियर प्रोग्रेशन बहुत क्लियर है। यहाँ सीखने का स्कोप भी काफी बड़ा है और कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। साथ ही बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और मैं चाहता हूं कि मैं भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में अपना योगदान दूं। तो जब आप इस तरह से एक फ्लुएंटली ऐसा आंसर आप बोलते हैं तो इंटरव्यू के मन में जो आता है कि हाँ, ये पर्सन नॉलेजेबल है, ये पर्सन अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर है, इसके फंडा क्लियर है, ये एक्चुअली में बैंकिंग को सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, सीरियसली सोच रहा है। इसी तरह के मैंने इसमें और भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन्हीं आंसर्स को एज इट इज याद कर लीजिएगा, 2-3 बार बोलने की कोशिश कीजिएगा, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इन आंसर्स को अपना ऑडियो मैसेज बनाकर भेजिए रीड करके। तो आप लोगों की इसमें फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। आंसर्स को आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई इन आंसर्स को लेकर डाउट है, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? आपकी क्या स्ट्रेंथ है? यहाँ पे दो चीजें आती है, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस। दोनों ही चीजें आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता हमारी स्ट्रेंथ क्या है या हमारी वीकनेस क्या है। देखिए, होती तो आपके अंदर ही है, बट वो चीज हमारे इंटरव्यू को कैसे अफेक्ट करेगी हमें नहीं समझ आता। वही हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। My key strengths are discipline, strong communication skills, a positive attitude, and the ability to stay calm under pressure. ये वो चीजें हैं जो बैंकिंग में चाहिए आपको, आपकी डेली बैंकिंग के अंदर आपको चाहिए। आपको डिसिप्लिन चाहिए कि आपको अपना टास्क मिलेगा, आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है, टाइम से ऑफिस जाना है, ऑफिस में आपको काम चोरी नहीं करनी है। पब्लिक डीलिंग चाहिए आपको, इसलिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, कई बार होगा कस्टमर गंदे आएंगे, कस्टमर लड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, सर्वर नहीं चलेगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी आएगी, तो आपको चीजों को हैंडल करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपको घबराना नहीं है। और एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर, जॉब कर रहे हैं, लोगों का पैसा है आपके पास, टारगेट्स भी आएंगे तो प्रेशर तो रहेगा। उस प्रेशर के अंदर आपको शांति रखनी है, मन को शांत रखना है, ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ा रहे हो। तो यही चीजें आप अपने इंटरव्यू में डायरेक्टली बोल दो ताकि उन्हें भी लगे कि यू आर द राइट कैंडिडेट। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? माय स्ट्रेंथ आर डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड द एबिलिटी टू स्टे calm under pressure. I also have good analytical thinking, which helps me understand situations and take practical decisions. I learn quickly and adapt well to new environments, which I believe is important in the banking sector. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी कुछ मुख्य स्ट्रेंथ है, जैसे मैं डिसिप्लिन हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे स्ट्रांग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है और मैं प्रेशर में भी शांत रहकर काम करने की एबिलिटी रखता हूँ। मेरी एनालिटिकल सोच अच्छी है, जिससे मैं सिचुएशंस को जल्दी समझकर प्रैक्टिकल डिसीजंस ले पाता हूँ। इसके अलावा मैं फास्ट लर्नर हूँ और नए एनवायरनमेंट या सिस्टम में जल्दी अडेप्ट हो जाता हूँ, जो बैंकिंग फील्ड में काफी जरूरी होता है। इसमें जो ये हमने चीजें दी है ना, लर्न क्विकली, अडेप्ट वेल एंड टू न्यू एनवायरनमेंट, ये चीजें जरूरी हैं क्योंकि बैंकिंग आपकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है। आपको पता है कि बैंकिंग में आप ऑफिसर कैडर में आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। हो सकता है आप दिल्ली से हो, आपको पुणे में पोस्टिंग मिल जाए या हैदराबाद में पोस्टिंग मिल जाए या कर्नाटका में कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है वहां पे कि इस तरह की जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज आप अपने इंटरव्यू के थ्रू उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्वेश्चन पे आप ये नहीं बता रहे कि नहीं मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए। हर क्वेश्चन में आप ये बता रहे हैं कि सर, आई एम द राइट कैंडिडेट, मैं सही कैंडिडेट हूं, अगर आप लोग मेरे को जॉब ऑफर करते हैं तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा।
अब हम सब लोग जब इतनी मेहनत करके, इतना पढ़ लिख के, इतने सारे पेपर्स देके एक नौकरी ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को अपने परिवार का सर फक्र से ऊंचा करना है कि हमारे पास सरकारी नौकरी है। अगर मेरे पास सरकारी नौकरी है तो मेरे माता-पिता उस चीज से खुश होंगे। सिर्फ मेरी खुशी नहीं है वो, मेरे माता-पिता की खुशी ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं कहीं भी जाकर जॉब करूंगा, अच्छी जॉब करूंगा और ये जॉब लेकर रहूंगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज योर वीकनेस? आपकी वीकनेस क्या है? अब ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते मैं घबरा जाता हूँ। आपको आपकी वीकनेस ऐसे दिखानी है कि एक तो वो आपकी जॉब को अफेक्ट ना करे नेगेटिव वे में। दूसरा, उन्हें ऐसा लगे कि ये इसकी जो वीकनेस है ये भी अच्छी है। तो इसके लिए क्या आंसर हमारे पास होता है? जो वीकनेस मैंने सोची है, जैसे आई टेंड टू डबल चेक माई वर्क टू एंश्योर एक्यूरेसी। मैं एक्यूरेसी एंश्योर करने के लिए कई बार अपना काम 2 बार चेक कर लेता हूँ। आप अपना काम चेक कर रहे हो, आप काम बढ़ा नहीं रहे हो। आपको कोई डेटा सबमिट करना है, आप उससे पहले क्रॉस चेक कर रहे हो। इससे क्या फायदा है कि आपका एरर मार्जिन कम हो जाता है। टाइम जरूर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट आपकी गलतियां नहीं होंगी। और ये एक्चुअली में आप जब एक फॉर्मल सिस्टम में जाते हो, एक इंडस्ट्री में जाते हो, तो ये रिक्वायरमेंट होती है वहां की कि आप क्रॉस चेक करो। और बैंकिंग में तो वैसे भी मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट होता है। एक कोई आदमी डेटा या कोई चीज देगा और दूसरा आदमी उसे चेक करेगा। तो चेक करना आपको भले ही यहाँ पे वीकनेस लग रही है, बट इंटरव्यूअर को या बैंकर में वो आपकी स्ट्रेंथ है। आप साथ में ये भी बोल रहे हो कि अगर आपको आपकी वीकनेस कुछ लग रही है तो आप सिर्फ वीकनेस पे नहीं हो, आप उसे इम्प्रूव भी करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? कि इसे इम्प्रूव करने के लिए हमने टास्क प्रायोरिटाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, इस चीज पर हम काम कर रहे हैं ताकि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में बैलेंस रहे। और खुद से आप बताओगे कि पिछले कुछ समय में हमने इसमें इम्प्रूवमेंट भी देखा है। तो इस आंसर को एक बार दोबारा से शुरू से करते हैं। व्हाट इज योर वीकनेस? वन ऑफ माय वीकनेस इज दैट आई टेंड टू डबल चेक माय वर्क टू एंश्योर एक्यूरेसी, which sometimes take extra little time. However, I am actively improving this by using better time management techniques and prioritizing tasks more effectively. I make sure that accuracy and speed stay balanced. मेरी एक वीकनेस ये है कि मैं एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए कई बार अपना काम 2 बार चेक कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं इसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट और टास्क प्रायोरिटाइजेशन पर काम कर रहा हूँ, ताकि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में बैलेंस रहे। मैंने कुछ महीनों में इसमें इम्प्रूवमेंट भी देखा है। अब इसके बाद कुछ और स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग जैसे आप में से अगर कोई मोटा है या आप में से किसी को चश्मा लगा है, आप उसको भी अपनी वीकनेस बता सकते हैं कि सर मुझे चश्मा लगा है, मैं 3D मूवीज एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा एक लाइट रहेगा, है ना? सर मैं मेरा वेट ज्यादा है, कुछ तरह के कपड़े हैं जो मुझ पे सूट नहीं करते, मुझे कभी-कभी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। उसके लिए मैं अपना वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वीकनेस तो आप कोई भी बोल सकते हैं। हम वो वीकनेस बोलेंगे जो हमारी जॉब में हमें एडवांटेज दे या जो हमारे इंटरव्यू में हमें एडवांटेज दे। इसके बाद कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की मैंने लिस्ट बनाई है, एक बार उन्हें भी देखते हैं। 5 बेस्ट स्ट्रेंथ मैंने लिखी है इसमें इंटरव्यूज के लिए। डिसिप्लिन, आई एम डिसिप्लिन एंड फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन माय वर्क। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं अपने काम को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा करता हूँ। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कम्युनिकेट क्लियरली एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल टोन विद अदर्स। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और मैं क्लियरली और रेस्पेक्टफुली बात करता हूँ। क्विक लर्नर, आई लर्न न्यू सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्विकली। मैं न्यू सिस्टम, प्रोसेसेस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी सीख लेता हूँ। काम अंडर प्रेशर, आई स्टे कंपोज एंड फोकस ऑन सॉल्यूशंस इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। मैं प्रेशर में भी काम रहता हूँ और सॉल्यूशंस पर फोकस करता हूँ। रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल, आई टेक ओनरशिप ऑफ माई टास्क एंड कंप्लीट देम ऑन टाइम। मैं अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और उसे टाइम पर पूरा करता हूँ। इनमें से आप कोई भी 2-3 स्ट्रेंथ बोल सकते हैं अपने इंटरव्यू में। अगर इन स्ट्रेंथ के अलावा भी आपको कोई स्ट्रेंथ लगती है, आप वो भी बोल सकते हैं। ये वो स्ट्रेंथ है जो मैंने सीखी है, अपने अलग-अलग इंटरव्यूज में बोली हैं और जिनसे मुझे हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। फिर हम 5 बेस्ट वीकनेस देखते हैं इंटरव्यू के लिए। Double checking work too much. I sometimes double check my work to ensure accuracy, which takes a little extra time. मैं एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए कभी-कभी काम को 2 बार चेक कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, जो अभी हमने वीकनेस वाले क्वेश्चन में देखा था।
Difficulty saying no. I find it difficult to say no when someone asks for help, even when I am busy. मुझे किसी को नो कहना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे मैं खुद भी बिजी क्यों ना हूं। इस वीकनेस का क्या फायदा है कि बैंक में क्या होता है, कभी-कभी आपके कलीग्स को आपकी हेल्प की जरूरत होती है। आप अपना काम कर रहे हैं, दूसरे कलीग के काउंटर पे भीड़ है या कस्टमर ज्यादा है, उसे कोई चीज नहीं समझ आ रही है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई न्यू ज्वाइनी आया हुआ है आप ही की तरह, आपको वो चीज आती है, उस इंसान को नहीं आती है, वो आपसे अगर हेल्प पूछ रहा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे ना कि नहीं रुक जा भाई, मैं बाद में काम कर रहा हूँ। आप जाके उसे हेल्प कर रहे हैं, और ये एक टीम एफर्ट होता है कि आप टीम में मिलकर काम कर रहे हैं। Overthinking before decision. I sometimes overthink situations while trying to chase the best option. मैं कई बार बेस्ट ऑप्शन चुनने के चक्कर में सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा ओवरथिंक कर देता हूँ। ये वीकनेस बताती है कि आप कितने कॉन्शियस हैं, आप कितना संभल संभल के काम कर रहे हैं, कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा आपके लिए भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। नॉट डेलीगेटिंग वर्क इजली। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना काम दूसरे पे टाल नहीं रहे हैं। मैं कई बार काम खुद लेने की प्राथमिकता देखता हूँ या देता हूँ बजाय उसे डेलीगेट करने के। लेकिन मैं इस हैबिट को इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि कल को आप जब ब्रांच मैनेजर बनेंगे फिर और सीनियर ऑफिसर बनेंगे, तब आपका काम होगा उन कामों को डेलीगेट करना भी। सारे काम तो आप नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए आप इसे इम्प्रूव भी कर रहे हैं। समटाइम्स आई प्रेफर डूइंग टास्क माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ डेलीगेटिंग, बट आई एम इम्प्रूविंग दिस हैबिट। अब फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लें आपसे कि आप अपनी इस वीकनेस को बताओ, आपने कैसे इम्प्रूव किया। नॉर्मल बता दीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन था, या आपके घर में व्हाइट वॉश का काम हो रहा था, आपको रूम खाली कराना था, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन को आपने सोचा था कि आप ये काम बोल दोगे, बट फिर आपको लगा कि नहीं यार, छोड़ो, इससे तो मैं खुद ही उसे कर देता हूँ। बट जब किसी फंक्शन में या घर के व्हाइट वॉश में इस चीज में ज्यादा टाइम लगने लगा, आपको लगा कि आप ज्यादा थक रहे हैं और एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कुछ काम अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को, जैसे मार्केट से कुछ लेकर आना है, या मदर की या फादर की हेल्प करनी किसी काम में, तो सारा काम अपने ऊपर लेने से अच्छा है कि आपने थोड़ा-सा वहाँ पे डेलीगेट कर दिया। तो ये एक बेसिक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, और इनसे आंसर आपका बनावटी नहीं लगेगा। Hesitating to ask for help. I hesitate to ask for help because I try to solve the things on my own first, but I am improving this. मैं हेल्प मांगने में थोड़ी हेजिटेशन महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं पहले खुद ही चीजों को करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब ये वही बात होगी जैसे हमने नॉट डेलीगेटिंग वर्क में बोला, आपको अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स रेडी रखने हैं। अब यही जैसे रियल लाइफ एग्जांपल है, जो हमने घर में कोई शादी का फंक्शन, या किसी दोस्त की शादी का फंक्शन, या घर में व्हाइट वॉश हो रही है, या इवन दिवाली की सफाई हो रही है। ये वो एग्जांपल्स हैं, वो आंसर्स हैं जो आपके इंटरव्यू के आंसर को बनावटी होने से बचाएगा। जो वहां पे इंटरव्यू ले रहा है वो हर साल आपके जैसे 100 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेता है। उसे पता है कौन सा आंसर असली है, कौन सा नकली है, कौन सा बनावटी है। मैंने कोशिश करी है कि आपको कोई बनावटी आंसर ना मिले। आगे देखते हैं। अगला हमारे पास आता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स। अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं। अब इस चीज को आंसर पढ़ने से पहले जरा आप समझिए। अगर आप पीओ का इंटरव्यू दे रहे हैं तो अगले 5 साल में आप स्केल 2 होंगे। अगर आप स्केल 2 की जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अच्छे केस में आप स्केल 3 बन जाएंगे, अदरवाइज आप स्केल 2 ही रहेंगे। तो ये स्केल 2 और स्केल 1 या स्केल 3, मतलब पीओ स्केल 2 स्केल 3 की पोजीशन पे आप दुनिया नहीं बदल पाएंगे। आप अपनी ही ब्रांच में अपने ही मैनेजमेंट के अंडर काम करेंगे। ये रियलिटी है। ऐसा ही रियलिस्टिक हमें आंसर देना है। हमें कोई ऐसा आंसर नहीं देना है कि हम सिस्टम बदल देंगे, हम गांव को डेवलप कर देंगे, हम देश की तरक्की कर देंगे। करेंगे, बट रियलिस्टिक वे में। आंसर क्या है? इन नेक्स्ट 5 इयर्स हम अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल वेल परफॉर्मिंग ऑफिसर की तरह देखेंगे बैंक में। हम स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि 5 ही साल की बात हो रही है, 25 साल की बात नहीं हो रही है। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस किन चीजों में लेंगे? बैंक में आप क्या काम देखेंगे? ब्रांच ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, क्रेडिट रिलेटेड वर्क। एम क्या है आपका? एम आपका है कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, रिलायबिलिटी आपको दिखानी है, और ग्रो इनटू पोजीशन वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट टू द बैंक गोल्स इन अ बिगर वे। अगले 5 साल में आप खुद को एक रिस्पॉन्सिबल और वेल परफॉर्मिंग ऑफिसर की तरह देखेंगे। आप ब्रांच ऑपरेशंस को, कस्टमर सर्विस को और क्रेडिट से जुड़े अच्छे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हासिल करना चाहते हैं। यही आपका गोल है ना, कि आप हासिल करेंगे इन चीजों को। आप देखते हैं कि आप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे, खुद को रिलायबल साबित करेंगे, और बैंक की ग्रोथ टारगेट्स में बड़ा योगदान दे पाएंगे। ये आप है कि आप 5 साल में क्या होंगे, तो यही हमें आंसर की तरफ बोलना है। अगले 5 साल में मैं खुद को एक रिस्पॉन्सिबल और वेल परफॉर्मिंग बैंक ऑफिसर के रूप में देखता हूँ।
मैं ब्रांच ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और क्रेडिट से जुड़ा अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूं, खुद को रिलायबल साबित करूं और बैंक के ग्रोथ टारगेट्स में बड़ा योगदान दे सकूं। In the next 5 years, I see myself as a responsible and well-performing officer in the bank. I want to gain strong experience in branch operations, customer service, and credit-related work. My aim is to take up higher responsibilities, prove my reliability, and grow into a position where I can contribute to the bank's goal in a bigger way. इस तरह से फ्लुएंटली हमें एक रियलिस्टिक आंसर देना है। कोई भी बनावटी बात ना हमें बोलनी है, ना हमें सोचनी है अपने इंटरव्यू के लिए। हमारा सीधी-सीधी सी बात है, हमने मेंस निकाला है, हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी जॉब लिखी है। हमें अपनी जॉब लेनी है, इंटरव्यू तो एक फॉर्मेलिटी है जो सच से निकलेगी और रियलिस्टिक उससे निकलेगी, कुछ बनावटी झूठ हमें नहीं बोलने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने कोई प्रेशर या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन कैसे हैंडल करी है। अब इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, जो एक कॉमन एग्जांपल होता है जो हम लोग देते हैं, इंटरव्यूअर भी जानते हैं कि वो सही भी होता है, वो होता है आपके कॉलेज प्रोजेक्ट का। दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने पीछे देखा था, हमने डिस्कस करा था कि घर में कोई शादी है या दिवाली की सफाई है या घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है, व्हाइट वॉश हो रही है, वो भी एक प्रेशर सिचुएशन आ जाती है। कोई घर में भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, वो भी एक प्रेशर सिचुएशन है। प्रेशर सिचुएशन, जो आप लोग फ्रेशर्स हो या काफी सारे वर्किंग लोग भी, यही आपकी प्रेशर सिचुएशन है, आपके एग्जाम्स हैं। तो ये प्रेशर सिचुएशन आपने कैसे हैंडल करी है? मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेकर आंसर दिया है कि हम लोग एक कॉलेज में थे, वहां पे अचानक से कुछ अर्जेंट काम आ गया क्योंकि कोई एक टीम मेंबर था जो किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं था। उसके घर में शादी भी हो सकती है, उसकी कोई जॉब भी हो सकती है। डेडलाइन बहुत शॉर्ट थी और टीम पर काफी प्रेशर था। तो सबसे पहले किसी को तो ऐसे में आगे आना पड़ेगा ना, जब टीम में डिस्कशन हो रहा है कैसे होगा काम, कैसे होगा। तो आपने वो लीड संभाली, आपने कामली सिचुएशन को समझा और एक छोटा सा प्लान बनाया और रियलाइज करा कि ये पर्टिकुलर काम इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले उन्हें पूरा करने पर फोकस किया। आपको ये बताना है कि आपको इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट कामों को परखने की समझ है। यही आप इस इंटरव्यू में बता रहे हो। फिर आपने टीम के साथ मिलकर टास्क को डिवाइड किया। आपने अकेले नहीं किया, अगेन आपने टीम के साथ मिलकर करा, क्योंकि आप एक टीम में काम कर रहे हो। टीम के साथ मिलकर टास्क डिवाइड किए और सबके कोऑर्डिनेशन से हमने समय पर काम पूरा कर लिया। क्योंकि आप तो किसी ब्रांच में पीओ बनकर जाएंगे तो आपको आपकी टीम के साथ काम करना है, जिसमें आपके सीनियर्स भी होंगे, आपको जूनियर्स भी होंगे। ब्रांच के ओवरऑल टारगेट्स होंगे, ब्रांच के ऑडिट्स होंगे, आप कैसे करोगे? अकेले वन मैन शो नहीं होता है ना, टीम के साथ काम करना होता है। वही आपने अपने इसमें बताया और इससे आपने सीखा क्या? आपने सीखा कि प्रेशर में कंपोज रहना, सही प्रायोरिटाइजेशन करना और टीम को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैंकिंग का डेली लाइफ का पार्ट होता है। तो यही हमारे आंसर्स हैं। पहले इंग्लिश में सुनते हैं। इन माय प्रीवियस वर्क और कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वाज असाइन्ड अ टास्क at the last moment because a team member was unavailable. The deadline was short and everyone was stressed. I quickly assessed the requirements, made a plan, and focused on the most important parts first. I coordinated with the team, divided the remaining tasks, and we completed the work on time. This situation taught me how to stay composed, prioritize effectively, and support the team during pressure situations. एक बार मेरे पिछले वर्क या कॉलेज में एक टास्क आया, अचानक एक टास्क आया, अर्जेंट काम आ गया क्योंकि एक टीम मेंबर अवेलेबल नहीं था। डेडलाइन बहुत शॉर्ट थी और टीम पर काफी प्रेशर था। मैंने सबसे पहले कामली सिचुएशन को समझा, फिर एक छोटा सा प्लान बनाया और इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने पर फोकस किया। मैंने बाकी टीम के साथ मिलकर टास्क डिवाइड किए और सबके कोऑर्डिनेशन से हम समय पर काम पूरा कर पाए। इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि प्रेशर में कंपोज रहना, सही प्रायोरिटाइजेशन करना और टीम को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बैंकिंग का रोजमर्रा का हिस्सा है। तो आपने इस चीज को भी अपनी डेली बैंकिंग से जोड़ दिया। अब आप इंटरव्यू का आप दिमाग सोचिए, वो पहले क्वेश्चन से आपको देख रहा है, आपको जज कर रहा है, हर क्वेश्चन पे आपको असेस कर रहा है और हर क्वेश्चन के आंसर पे उसे यही दिख रहा है कि आपकी हर चीज एक बैंकर होने के लिए परफेक्ट है। आप एक सही कैंडिडेट है और यही चीज हम हर चीज में बता रहे हैं। आधा सिलेक्शन तो इन्हीं क्वेश्चन पर हो चुका होता है, आधे से ज्यादा। अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन बचे होते हैं कि कुछ नेगेटिव ना आ जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग? अब ये एक सवाल है बहुत सारे लोगों के लिए, बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, बैंकिंग आफ्टर साइंस, बैंकिंग आफ्टर आर्ट्स और बैंकिंग आफ्टर कॉमर्स। मैंने इन चारों स्ट्रीम्स के लिए इसमें आंसर डाला है, इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स।
चारों के लिए अलग-अलग आंसर हैं। आप लोग अपने हिसाब से आंसर सेलेक्ट कीजिएगा आपका जो भी कोर्स है। उसके अलावा बाकी भी आंसर्स देखिएगा कि वो आंसर्स भी कहीं न कहीं आपको आपके अपने आंसर में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग क्यों ली है। आप देखिए, आप ये तो नहीं बोल सकते कि इंजीनियर हैं तो आप बैंक का सॉफ्टवेयर बदल देंगे या आप बैंक का नेटवर्क बदल देंगे। उसके लिए अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है, अलग कंपनीज होती हैं। बैंक अपना सॉफ्टवेयर खुद नहीं बना रही है, बैंक ने किसी कंपनी से खरीदा हुआ है। बैंक का प्रिंटर वो बैंक खुद से कनेक्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई और बैठा हुआ है जो प्रिंटर की एएमसी लेकर चलाता है। हमें रियलिस्टिक उसमें देखना है। हमारा क्या है, इंजीनियरिंग में हम क्या सीखते हैं? हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी एनालिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, डेटा के साथ हम अच्छे से काम कर लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो हम इंजीनियरिंग में सीख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अवर इंजीनियरिंग सिलेबस। तो वही हम इसके अंदर अपने आंसर में बोलेंगे। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की है, मुझे महसूस हुआ कि मुझे ऐसा करियर चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, ग्रोथ और लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो। तो यहाँ पे आपने ये बता दिया कि आप बैंकिंग में क्यों जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग क्यों जा रहे हैं, और ये सब बैंकिंग सेक्टर देता है। मेरी एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डेटा हैंडल करने की जो क्षमता है, वो बैंकिंग ऑपरेशन में बहुत काम आती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने टेक्निकल माइंडसेट को बैंकिंग में अच्छी तरह यूज कर सकता हूँ। Even though I studied engineering, I realized that I prefer a career that involves stability, structured growth, and meaningful interaction with people. Banking offers me exactly that. My analytical skills, problem solving approach, and ability to work with data match well with the banking operations, customer handling, and decision making. तो जो आपने इंजीनियरिंग करते पे समझा कि आपको कैसी जॉब चाहिए, वो जॉब बैंकिंग में ही मिल रही है। And I believe I can use my technical mindset to contribute effectively in a banking role. और आपको ऐसा लगता है कि जो आपका टेक्निकल माइंडसेट है, इन सब चीजों की वजह से आप बैंकिंग में अच्छे से यूज कर सकते हैं। यहीं पर इस सवाल का जवाब खत्म हो जाएगा। इसके बाद इंटरव्यूअर के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चन यहाँ नहीं बचेगा, उसे यह दिखेगा कि आप बैंकिंग के लिए राइट कैंडिडेट हो। अब देखते हैं कि अगर आपकी साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है तो आपका आंसर किस तरह से होगा। वाई बैंकिंग आफ्टर आर्ट्स। अब आर्ट साइड्स के बच्चे ये तो नहीं बोलेंगे कि मेरी डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। आप अपने आर्ट के हिसाब से जवाब देंगे। Arts has helped me develop communication skills, understanding of people, and a broad perspective. Banking allow me to use these strengths in customer service, relationship building, and handling diverse situations. I also want a career with stability and long-term growth which banking provides. आर्ट्स बैकग्राउंड ने मुझे कम्युनिकेशन, पीपल अंडरस्टैंडिंग और वाइड पर्सपेक्टिव दिया है। ये क्वालिटीज बैंकिंग में स्पेशली कस्टमर सर्विस और रिलेशन हैंडलिंग में बहुत काम आएंगी। इसके अलावा बैंकिंग मुझे स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, इसलिए मैंने इसे अपना करियर चुना। अगला देखते हैं, साइंस के बाद आप क्या करेंगे। साइंस ने आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल अप्रोच और डिसिप्लिन मजबूत किया है। ये क्वालिटीज बैंकिंग में कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में सीधे उपयोग होती हैं। और इसके अलावा ये तो एक लाइन है ही है कि बैंकिंग एक स्टेबल और रेस्पेक्टेड करियर है या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको देता है, स्टेबल करियर देता है, जो हम शुरू से हर आंसर में देखते आ रहे हैं। तो करने का तरीका यही है कि आपको हर आंसर को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। चाहे तो आप इन्हीं आंसर्स को अपने पास एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए या फिर आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, या आपको इन आंसर्स में कुछ चेंज करना हो अपने अकॉर्डिंगली तो आप वो भी करिए। बट मुझसे या किसी और जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हैं इंटरव्यू के लिए या बैंकिंग के लिए, उनसे एक बार डिस्कस करिए कि क्या इस आंसर को हम ऐसे मोल्ड कर सकते हैं। अपने आंसर बनाकर उन्हें दिखाइए कि क्या ये आंसर सही है। मेरे को आप लोगों को अगर कुछ भी डिस्कस करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल विश्वास क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे एक हमने इंटरव्यू के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। वाई बैंकिंग आफ्टर कॉमर्स। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बैंकिंग क्योंकि एक कोर फील्ड होती है फाइनेंस की, चाहे कॉमर्स के बच्चे हैं, बीबीए के या एमबीए के बच्चे हैं, एमकॉम के बच्चे हैं। तो कॉमर्स में आप क्या कर रहे हैं, आपकी सॉलिड फाउंडेशन बनती है अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में। और बैंकिंग मोस्ट नेचुरल एक्सटेंशन है इस नॉलेज का, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाइज एवरीथिंग जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तक। आप कंफर्टेबल हैं नंबर से, कस्टमर इंटरेक्शन से और कॉमर्शियल सब्जेक्ट से जो कि इंपॉर्टेंट है, ब्रांच ऑपरेशंस, कैश हैंडलिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए। बैंकिंग ऑफर्स स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ, जॉब स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इनटू मैनेजर पोजीशन। अपने कॉमर्स बैकग्राउंड से यू बिलीव कि आप बैंकिंग प्रोसेस को क्विकली कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली फ्रॉम द बिगनिंग। आप बैंकिंग को जल्दी समझ के शुरुआत से ही अच्छे से ये यहाँ पे शुरुआत से ही अच्छे से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कॉमर्स बैकग्राउंड ने आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ दी है। बैंकिंग वही फील्ड है जहां इन सब का प्रैक्टिकल यूज होता है।
आप नंबर्स, कस्टमर डीलिंग, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के साथ कंफर्टेबल हैं क्योंकि यही सब आपने पढ़ा है, जो बैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो ब्रांच ऑपरेशंस हो, कैश हैंडलिंग हो या फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझाना हो। बैंकिंग में स्टेबिलिटी भी है और प्रमोशंस का क्लियर सिस्टम भी। कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण आप बैंकिंग प्रोसेस को जल्दी ही समझ सकते हैं और शुरुआत से ही अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे कि आप अपनी जो भी स्टडीज करी है उसके बाद आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। आंसर्स इनके लिए और भी बहुत सारे हैं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अच्छे आंसर्स हैं। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर इन्हें ही एज इट इज याद करके आप इंटरव्यूअर के सामने बोल सकते हैं। इसके अलावा बात आती है आपकी हॉबीज की। तो कुछ हॉबीज की हमने बात करी है। जरूरी नहीं कि यही हॉबीज हो, ये हॉबीज अच्छी हैं कुछ, जैसे रीडिंग बुक्स। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स स्पेशली ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस एंड बायोग्राफीज। इट हेल्प्स मी गेन न्यू पर्सपेक्टिव एंड स्टे मोटिवेटेड। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, खासकर सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस और बायोग्राफीज। इससे मुझे नई सोच मिलती है और मोटिवेशन बना रहता है। Listening to music. I like listening to music as it helps me relax and stay refreshed. मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, इससे मैं रिलैक्स और रिफ्रेश महसूस करता हूँ। तो आंसर सिर्फ इतना नहीं होता कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है या मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। अरे पसंद है तो क्या सुनते हो, क्यों सुनते हो, आपकी हॉबी क्यों है, उससे आपको क्या बेनिफिट है। आपको ये शो करना है कि जो भी आपकी हॉबी है, आप एक्चुअली में उसके लिए अवेयर हो। आप म्यूजिक क्यों सुनते हो, क्योंकि इससे आप रिलैक्स और रिफ्रेश महसूस करते हो। प्लेइंग गेम्स, बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल। मुझे बैडमिंटन, चेस या फुटबॉल खेलना पसंद है। इससे मैं एक्टिव रहता हूँ, फोकस बढ़ता है और टीम वर्क की स्किल भी डेवलप होती है। एक चीज ये जरूर रखिएगा कि अगर आपने बोला है कि आप बुक्स पढ़ते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या कोई गेम खेलते हैं, उस गेम से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड लेटेस्ट अगर कुछ भी है, वह आई बिलीव आपने अपने करंट अफेयर्स में सारा पढ़ा ही होगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी आपने पढ़े होंगे, म्यूजिक के अवार्ड्स भी आपने पढ़े होंगे, कोई अगर नई बुक और ऑथर है आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। कोई भी एक या दो बुक ऐसी जो इकोनॉमी या फाइनेंस से रिलेटेड है, उसका ब्रीफ समरी आप गूगल करके देख लीजिए कि वो बुक किस बारे में है। या फिर आपने अगर कोई म्यूजिक सुना हो, तो आप 2-3 तरह के म्यूजिक, जैसे आप मेलंकोलिक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, पुराने सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। अगर जस्ट इन केस, वैसे तो वो नहीं जाते डीप में, बट जस्ट इन केस अगर पूछ ले कि कैसा म्यूजिक सुनते हैं? बोलिए सर मैं पुराने बॉलीवुड गाने सुनता हूँ, या फिर मैं गज़ल सुनता हूँ, मैं रॉक म्यूजिक सुनता हूँ, मैं वेस्टर्न सॉन्ग सुनता हूँ, मैं पंजाबी गाने सुनता हूँ। अगर आप कोई बैडमिंटन, चेस, फुटबॉल बोल रहे हैं तो आपके फेवरेट प्लेयर का नाम क्या है? कौन सी फेवरेट टीम है आपकी फुटबॉल में? इस तरह के जवाब 1-2 आप क्रॉस क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। वॉकिंग फिटनेस एक्टिविटीज। आई फॉलो सिंपल फिटनेस हैबिट्स लाइक वॉकिंग एंड लाइट एक्सरसाइज टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपको, अगर आपकी बॉडी अच्छी है या आप स्लिम ट्रिम है, ज्यादा मोटे नहीं है, आप बोल सकते हैं कि आपको योगा करना अच्छा लगता है, आपकी अच्छी बिल्ड है, डोले शोले बना रखे हैं, आप बोल सकते हैं कि आपको जिमिंग अच्छी लगती है, ठीक ठाक आपका बिल्ट है, एवरेज बिल्ट है। आप बोल सकते हैं कि आपको वॉकिंग अच्छी लगती है, आप रोज आधा घंटा या 1 घंटा वॉक करते हैं, जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहती है और आप मेंटली क्लियर होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट बनता है इन सब चीजों से। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। डांस। आई एंजॉय डांसिंग। इससे मैं एक्टिव भी रहता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी भी होती है, मुझे पॉजिटिव मूड भी मिलता है। तो ये वो सब चीजें हैं जिसमें क्रॉस क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं होता, ये इंटरव्यूज में पहले कभी ऐसा होता होगा, या जो इंटरव्यू के टीचर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हाँ डांस बोलो, तो वो बोलेंगे डांस करके दिखाओ। नहीं, ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स में होता है। रियल बैंकिंग इंटरव्यूज में उनके पास इतना स्पेयर टाइम नहीं है कि वो आपको डांस करवाएंगे। उनके पास बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू लेने हैं, और वो सबसे डांस करवाते रहेगा तो हो लिया उनके इंटरव्यूज। तो आप बोल सकते हैं कि आपको डांस करना अच्छा लगता है। वो ये पूछ सकते हैं कि किस तरह का डांस आप करते हो, क्लासिकल डांस, कोई कोई क्लासिकल डांस फॉर्म का नाम आपसे पूछ सकते हैं। कि जैसे हम यूपी से हैं तो कथक है, साउथ इंडिया में हमारा अलग अलग डांस फॉर्म्स होती हैं, तो डांस फॉर्म का नाम पूछ सकते हैं आप। जैसे अगर सिख हैं या पंजाबी हैं, आपसे भांगड़ा पूछ सकते हैं कि भांगड़ा होता है, गिद्धा होता है। इस तरह से आपको हल्का फुल्का अपनी हॉबी से रिलेटेड पता होना चाहिए। इसके बाद 2-3 और क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हर कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग है। इनके लिए मैं कोई जनरलाइज आंसर नहीं बता पाया। जैसे हु आर देयर इन योर फैमिली, पूछ सकते हैं आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरे मदर हैं, मेरा छोटा या बड़ा भाई बहन है, या मेरी भाभी है। यही आपके इनके आंसर बनेंगे। ये पूछ सकते हैं कि फादर जॉब करते हैं, मदर होम मेकर हैं, भाई कहाँ जॉब करता है, बहन कहाँ जॉब करती है, भाभी है तो भाभी क्या जॉब करती हैं या होम मेकर है। तो ये सिचुएशनल सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। ये आंसर आप खुद से ही देंगे।
फादर की जॉब आप बताइए, या बिजनेस है तो बिजनेस बताइए। उससे रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर अगर फार्मर हैं या किसान हैं, तो पूछ सकते हैं कि अच्छा, राबी क्रॉप क्या होती है, खारिफ क्रॉप क्या होती है, जायद की क्रॉप्स क्या होती हैं, या आपके यहाँ कौन सी खेती होती है, आलू की होती है, गन्ने की होती है, गेहूं की होती है, या उस समय जो जिस भी महीने में आपका इंटरव्यू है उस समय कौन सी खेती चल रही होगी, कौन सी फसल है। इस तरह का सवाल आपके फादर अगर किसान हैं, या मान लीजिए वो उनका कोई बिजनेस है, तो उनके बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट एक ओवरव्यू। टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप किस शहर से हैं, आपने पहले ही क्वेश्चन में जब बताया कि आप उस शहर से हैं, आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली से हैं, आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली क्या है। दिल्ली भाई इंडिया की नेशनल कैपिटल है, न्यू दिल्ली। दिल्ली स्टेट है, न्यू दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली की क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप लखनऊ से हैं, लखनऊ की अच्छी चीज बताइए, लखनऊ क्यों फेमस है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आप नोएडा से हैं, नोएडा की क्या अच्छी बात है? नोएडा एनसीआर का पार्ट है, एनसीआर का पार्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डेवलप किया गया है, आईटी इंडस्ट्री है वहां पे यूपी की। आप कानपुर से हैं, कानपुर की क्या चीज फेमस है, कानपुर क्यों फेमस है? कानपुर में लेदर की इंडस्ट्रीज है इतनी ज्यादा। आप चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ की क्या खास बात है? सर, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है और शेयर्ड कैपिटल भी है पंजाब और हरियाणा की। इस तरह से आप किस सिटी से हैं, उस सिटी से रिलेटेड क्या फेमस है, या आपके यहाँ का कोई जीआई टैग अभी रिसेंटली न्यूज में आया है, या उस सिटी की कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, आप मेरठ से हैं, मेरठ की क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है? आप फर्स्ट वॉर जो इंडिपेंडेंस की थी 1857 वाली, वो हमारे मेरठ से शुरू हुई। मेरठ में अभी ये जो नमो भारत ट्रेन चल रही है, रैपिड रेल कॉरिडोर यूपी का, एनसीआरटीसी भी उसे कहते हैं, वो मेरठ से चल रहा है। आप इस तरह की चीजें बता सकते हैं। आप गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद में रिसेंटली प्रेसिडेंट आई थी, उन्होंने यशोदा मेडिसिटी का इनॉग्रेशन किया है। आप गुड़गांव से हैं, गुड़गांव तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आईटी हब है। आप बैंगलोर से हैं, बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आप हैदराबाद से हैं, आप इंडिया के राइस बोल से हैं। तो इस तरह से आपकी सिटी के बारे में जो भी कुछ लेटेस्ट उस समय बड़ी न्यूज है, अगर आप किसी बड़े शहर से हैं, कोई छोटे शहर से, वहां पे अगर कोई पीएम जी ने विजिट करा या प्रेसिडेंट जी ने विजिट करा, उस तरह की चीज, या आपकी सिटी की कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है ऐसी, वो आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज द बिगेस्ट न्यूज टुडे, ये मैंने आपको बताया था। इसमें सिर्फ आज ही की नहीं, पिछले 2 से 3 दिन की जो बड़ी न्यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, कोई ऐसा लेजिस्लेशन में चेंज आया हो। जैसे अभी लेटेस्ट सबसे बड़ी न्यूज क्या चल रही है, जो 4 लेबर लॉज बनाए गए हैं बाकी सारे लेबर लॉज को यूनिफाई करके। 4 लेबर लॉज अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। उसके अलावा एक और न्यूज क्या है, हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं, इस तरह की न्यूज है। अब मान लीजिए आप बिहार से होते हैं, और अभी 1 हफ्ता पहले आपका इंटरव्यू हुआ था, तो आपके लिए बड़ी न्यूज क्या थी कि नीतीश जी फिर से हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इस तरह से जो भी आपके उस समय की न्यूज होगी, 1-2 दिन की, और स्पेशली उस पर्टिकुलर डे जिस दिन इंटरव्यू है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे आपको न्यूज मिल जाएंगी, या फिर एप्स ऐसी आती हैं, इन शॉर्ट्स जैसी, वहां से आपको डेली की 1-2 न्यूज तो मिल ही जाएंगी। 2-3 न्यूज आपको चाहिए, उन पे आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा इंटरव्यू का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो आप मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम फेसबुक पे मेरे को आप फॉलो कीजिए। इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए इस प्लेलिस्ट में आगे अब बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे, आरबीआई से रिलेटेड, बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो मैं आने वाले वीडियोस में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।